नमस्कार प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करें हमारा आज का एपिसोड। तो लास्ट जो हमने सेशन पढ़ा था वो हमने बताया था कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने मेल और फीमेल दोनों का क्राइटेरिया पढ़ा था। आज हम जनरली पढ़ेंगे किसको, पहले और जस्ट ओनली ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो इसमें थोड़ी बातें बता देते हैं प्यारे बच्चों कि जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें नंबर एक केस याद रखना आपको कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और नंबर दो हमारे पास पढ़ना होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल और मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनमें हमारे पास दो प्रोसेस हमने कल पढ़ी थी कि नंबर एक जो युग्मक बनने होते हैं, जो गैमेट्स बनने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोसेस होती है गैमेटोजेनेसिस। यानी हमारे पास जो प्रोसेस होती है जिसमें हमारे शुक्राणु बनते हैं, तो वो हमारे पास कौन सी होती है, तो गैमेटोजेनेसिस होती है। गैमेटोजेनेसिस को हिंदी में क्या कहा जाता है, युग्मक जनन कहा जाता है। और युग्मक जनन में जो मेल और फीमेल के हमने कल दो जर्म सेल के बारे में पढ़ा था कि मेल की कौन सी जर्म सेल होती है और फीमेल की कौन सी जर्म सेल होती है। तो मेल में क्या होता है, जर्म सेल के चलते स्पर्म होता है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। फीमेल में जो जर्म सेल होती है उसे हम क्या कहते हैं, ओवम। यानी जो हमारे पास क्या है, अंडाणु। यानी यहां होता है शुक्राणु और उसे क्या कहते हैं अपन, अंडाणु। तो ये हमने कल पढ़ा था। इन दोनों का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग भी बोला जाता है कि युग्मक जनन जो मेल का है वो हमारे पास क्या कहलाता है, मेल का कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो फीमेल के अंदर बनने वाला क्राइटेरिया होगा उसे क्या कहेंगे हम, ऊजेनेसिस। यानी ऊजेनेसिस का मतलब होता है जिसमें आपके पास अंडाणु बनता है, तो इसे हिंदी में कहते हैं अंडाणु जनन। तो ये प्रक्रिया हमने पढ़ी थी प्यारे बच्चों कल, कि जिसमें हमने बात की थी किसकी, मेल और फीमेल में बनने वाली दोनों सेल के बारे में, जो आपकी जर्म सेल होती है। इसमें एक क्राइटेरिया और याद रखना है कि जो जर्म सेल बनती है, जर्म सेल आपके पास किस कोशिका विभाजन से बनती है। तो ये भी याद रखें आप कि जो जर्म सेल बनती है ह्यूमन बॉडी में, उसमें कौन सा कोशिका विभाजन होता है, कि जो कोशिका विभाजन होता है शुक्राणु और अंडाणु बनने के लिए, वो आपका अर्धसूत्री होता है। तो अर्धसूत्री हमारे पास क्या होता है, मियोसिस। यानी आपके पास जो मियोसिस होती है, मियोसिस अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन है, इसके द्वारा अंडाणु और किसका जनन होता है, शुक्राणु का। यानी अर्ध कोशिका विभाजन से इनका निर्माण होता है। और आप याद रखें कि जो अर्ध कोशिका यानी मियोसिस जो वर्ड दिया है वो फॉर्मर और मुरे ने दिया है, और मियोसिस की जो खोज की है वो विजमैन ने की है। यानी अगर पूछ लिया जाए कि जो मियोसिस का खोज करता है वो विजमैन है, और इसका नाम किसने दिया था, फॉर्मर, और प्लस किसने दिया था, मुरे ने। तो ये भी आप लोग याद रखें प्यारे बच्चों। अब बात आती है कि एक जनन जो कोशिका है, यानी आपकी शुक्राणु जो कोशिका है, उनका जब आगे विभाजन होता है तो उनकी कितनी कोशिकाएं निर्मित होती है। तो जब आपका जनन कोशिकाओं से शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है तो आपके पास एक कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं, 4 बनते हैं। और कल हमने शुक्राणु के चलते ये भी पढ़ा था कि शुक्राणु आपके बनते कहाँ हैं वो भी बताएंगे। और जो शुक्राणु का बनना और जो अंडाणु का बनना है, उनकी जो पहली सेंस होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, चाहे वो मेल में हो चाहे वो आपकी फीमेल में हो, एज क्या होती है और उसे बोला क्या जाता है, प्यूबर्टी वर्ड दिया जाता है, रजो निवृत्ति कहते, रजो धर्म कहते हैं। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग होती है किसकी, मेल के अंदर यानी लड़के के अंदर किसका बनना, शुक्राणु का। कि लड़के में जो शुक्राणु बनता है वो आपके पास किस एज से स्टार्ट होता है, तो लड़के में जो शुक्राणु बनना है, सपम बनना है, वो आपके पास शुरू कब हो जाता है, तो 12 से लेकर
13 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैच्योर कहाँ जाके होता है? 18 वर्ष की आयु में। ये तो होती है बात किसकी? लड़कों के लिए। और जो लड़कियों में जो आपका अंडाणु बनता है, तो लड़कियों में जो अंडाणु बनता है, ओवम बनता है, उसकी क्राइटेरियन वैल्यू क्या है? तो उसमें 11 से लेके 12 साल की उम्र में शुरुआत होती है और 15 से लेके 17 साल की उम्र में परिपक्व हो जाता है, यानी मैच्योरिटी आ जाती है, प्यूबर्टी आ जाती है। तो जो प्यूबर्टी टाइम पीरियड होता है वो 12 से 13 लड़के के लिए, 11 से 12 किसके लिए होता है? आपके पास है लड़कियों के लिए। तो लड़कियों में जो रजोधर्म देखने को मिलता है उसे क्या कहते हैं? मेनार्की। यानी जो शुरुआत होती है लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, तो एमसी साइकिल है लड़कियों के अंदर। तो एमसी साइकिल लड़कियों के अंदर जो स्टार्ट होती है, जो रजोधर्म यानी ऋतुस्राव स्टार्ट होता है, तो जो पहला ऋतुस्राव होता है लड़कियों का, उसे हम क्या कहते हैं? मेनार्की। यानी वो किसकी शुरुआत होती है? उनकी प्यूबर्टी की। और हमारे पास जो हर महीने जो एक ऋतुस्राव होता है, एक 5 या 7 दिन की साइकिल होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, या उसे कहेंगे रजोधर्म। एक नाम दिया जाता है उसे ऋतुस्राव। यानी वो आपके पास शुरुआत है किसके अंदर है? लड़कियों के अंदर। और इसी प्रॉपर्टी को अगर हम देखें कि ये चक्कर कितने दिन का होता है, तो ये एमसी साइकिल आपकी हर 28 दिन के बाद होती है। तो ये प्रॉपर्टी थी कुछ छोटी मोटी जो हमने पढ़ी है प्यारे बच्चों। अब बात आता है हमारे पास रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है ह्यूमन का। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके पास नजर आ रहा है। इसमें हमारे पास खास चीजें क्या होती है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक आपके पास प्राथमिक है, यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और एक हमारे पास इसमें बंटवारा होगा किसका? सेकेंडरी का। तो जो प्राथमिक होगा वो कौन से गोनेड्स हैं, और जो सेकेंडरी हैं वो आपके पास है कौन से हैं? तो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्राइमरी माने जाते हैं वो क्या माने जाते हैं? आपके टेस्टीज। यानी टेस्टीज जो होते हैं उन्हें हम रियल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। यानी आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी का ओरिजिनल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वास्तव में जो है वो कौन से होते हैं? वृषण होते हैं। वो कौन से होते हैं? वृषण, जिन्हें हम क्या कहते हैं? टेस्टीज। और टेस्टीज के अंदर यानी टेस्टिकल्स जो हैं, इन्हीं के अंदर जो झुंड पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? एक तरह का नलिकाओं का झुंड होता है, जहां पर निर्माण होता है किसका? शुक्राणुओं का। यानी इन्हीं वृषणों के अंदर नर की जो असली ताकत है जिससे वो जनन कर सकता है, वो शुरुआत होती है शुक्राणु यानी सपम। तो सपम कहां बनता आपके पास है? टेस्टिस में, टेस्टिकल्स में। और टेस्टिकल्स में जब बनता है तो वो किस से बनता है ये भी आप याद रखें। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है शुक्र नलिकाओं। यानी शुक्र जो नलिकाएं होती है या शुक्राशय नलिकाएं जो होती है, उनमें आपके पास निर्माण होता है किसका? शुक्राणुओं का। इन्हें हम कहते क्या हैं? सेमिनीफेरस ट्यूबल। यानी जो सेमिनीफेरस ट्यूबल है उनके अंदर निर्माण होता है किसका? शुक्राणुओं का। और कल बताया था प्यारे बच्चों, यहां पर इनको बनने में कितने दिन लगते हैं? 50 से 60 दिन का समय लगता है। जैसे यहां से बन जाते हैं तो फिर वो कहां पहुंचते हैं? तो यहां से बनने के बाद आपके पास जो शुक्राणु हैं वो कहां पहुंचेंगे? एपिडिडिमिस में। यानी आपके पास जो शुक्राणु हैं इन नलिकाओं में बनने के बाद कौन सी जगह आएंगे? एपिडिडिमिस। ये जो एपिडिडिमिस होती है इसे हम क्या कहते हैं? अधिवृषण वाहिनी। इसे जो नाम दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? अधिवृषण वाहिनी। तो अधिवृषण जो वाहिनी है या अधिवृषण वाहिनिकाएं हैं, इनमें संचय होता है किसका? शुक्राणु का। तो शुक्राणु यहां पर आकर क्या होता है? स्टोरेज होता है और यहीं पे उसका मैच्योरेशन होता है। तो इसी जगह आपके पास जो सपम होगा वो मैच्योर होगा। तो पूछा जाता है कि जो सपम मैच्योर होता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वो कौन सी जगह होता है? तो वो आपके पास इस अधिवृषण में होता है। और यहां कितने दिन लगते हैं उसे मैच्योर होने में, परिपक्व होने में? 14 दिन। यानी यहीं पर सपम जो है वो परिपक्व होगा और उसे परिपक्व होने में दिन कितने लगते हैं? 14। और यही वो क्या होता है? संचित। तभी कहा जाता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर इसकी जो ड्यूरेशन है
वो कितने दिन होती है सपम की? 74 दिन। तो सपम जो सेल है उसकी जो लाइफ ड्यूरेशन है वो 74 डेज। और इसका साइज जो है, साइज भी आप याद रखोगे, जो यहाँ पे सपम बनेंगे, सपम जो बनता है आपके पास, सपम का जो साइज है वो कितना होता है? 5 माइक्रोन का होता है। और 5 माइक्रोन मीटर बोलेंगे इसे, यानी 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर कह सकते हो। ये आपका साइज है किसका? सपम का। अब सपम जो है हमारे पास एक तरह से क्या माना जाता है? ओरिजिनल नर सेल मानी जाती है, यानी जनन कोशिका मानी जाती है पुरुष की। तो पुरुष जनन कोशिका क्या होती है अगर पूछ ले आपसे, तो वो होती है सपम। और मादा की आपको कल बताई भी थी, क्या होती है आपकी? ओवम, जिसे हम क्या कहते हैं? अंडाणु। अब बात आती है कि जो आपके पास ये सेमिनिफेरस ट्यूबल होती है टेस्टिकल में, इनका जो झुंड है मिलकर क्या बनाता है? तो ये आगे चलकर क्या बनाती है? ये बनाती है शुक्र अपवाहिका, यानी शुक्र अपवाही बनाती है। शुक्र अपवाही को क्या कहते हैं हम? वैस एफ्रेंशिया, यानी जो वेस एफ्रेंशिया बनती है, वेस एफ्रेंशिया शुक्र अपवाही किस से बनती है? तो शुक्र अपवाही सेमिनिफेरस ट्यूबल के मिलने से बनती है, यानी ये बीच की कड़ी है। आपसे पूछ लिया जाए कि जो टेस्टिकल्स और जो आपकी एपिडिडिमिस है, उन दोनों के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो उन दोनों के बीच की कड़ी क्या है? शुक्र अपवाही है, वेस एफ्रेंशिया मानी जाती है। वेस एफ्रेंशिया को हम क्या कहते हैं? बीच की कड़ी कहते हैं। किसके लिए? जो अधिवृषण वाहिनी और जो आपकी क्या है? शुक्र नलिकाएं। अब बात आती है हमारे पास नेक्स्ट क्राइटेरियन वैल्यू प्यारे बच्चों। तो इसके बाद हमारे पास जो काम करती है वो आपके बाहर निकालने का, वो कौन करती है? ये वाली नलिका, वैस डेफरेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? वैस डेफरेंस आपकी शुक्र नलिका, शुक्र वाहिका कहलाती है। तो शुक्र वाहिका कौन सी होती है आपके पास? वैस डेफरेंस। तो शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी या हम कहते हैं शुक्र वाहिका। तो जो शुक्र वाहिका है ये आपकी कड़ी है, यानी ये जोड़ी है कहां से कहां? इस एपिडिडिमस से लेकर इस शुक्राशय तक, यानी जो सेमिनल वेसिकल लिखा है, ये सेमिनल वेसिकल क्या है आपके पास? शुक्राशय है। यानी शुक्राशय तक जाने के लिए जो बीच की कड़ी है वो कौन सी होती है आपके पास? शुक्र वाहिनी, जिसे हम क्या कहते हैं? वैसे डेफरेंस। तो यही है जो सपम को इस एपिडिडिमिस से लेकर किसकी ओर लेकर जाएगी? बाहर निकालने के लिए, स्खलन करने के लिए। जैसे ही हमारे पास यहां आते हैं तो यहां फ्लूइड मिलता है किससे? इस प्रोस्टेट ग्लैंड से, और प्लस इसके साथ एक ग्लैंड छोटी सी और होती है, ये दोनों एक्सोक्रीन होती है, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसे हिंदी में पुरस्थ कहते हैं, यानी इसे हम पुरस्थ ग्रंथि भी कहते हैं। कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है इसका नाम क्या होता है? पुरस्थ ग्रंथि। पुरस्थ ग्रंथि के नीचे भी क्या है? छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? वर्बोरिथ्रल या कुपर, यानी जो ये नीचे वाली ग्रंथियां होती है इन्हें हम क्या कहते हैं? कुपर ग्लैंड। कुपर ग्लैंड, या इन्हें क्या कहा जाता है? वर्बोरिथ्रल ग्लैंड। तो वोल्वोरिथ्रल जो ग्लैंड है वो आपकी किस जगह पाई जाती है? पूछ लिया जाता है कि वोल्वोरिथ्रल की जो वोल्वोरिथ्रल ग्लैंड है ये मानव शरीर में कहां पाई जाती है? तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे पाई जाती है। और यहां जो टेस्टिकल है ये और किसके लिए फेमस है? यही जो टेस्टिकल है वो टेस्टोस्टेरोन का भी क्या करेंगे? स्त्रावन। तो यहां से जैसे ही आपके शुक्राणु अब इस मूत्र मार्ग के थ्रू क्या है? बाहर आएंगे। तो इस मूत्र मार्ग के थ्रू क्या आएंगे? बाहर। और इसके लिए सहयोग कौन देता है आपके पास? सीसन यानी पेनिस। यानी हमारे पास जैसे ही शुक्राणु शुरू होते हैं कहां? टेस्टिस से। टेस्टिस से फिर उनकी कड़ी कहां बैठती है? अधिवृषण की ओर। यानी अधिवृषण क्या होती है आपके पास? एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस से एक कड़ी जुड़ती है जिसका नाम क्या होता है? शुक्र वाहिनी, वैस डेफरेंस। यानी आपसे पूछा जाता है कि अधिवृषण से शुक्राशय तक का जो रास्ता होता है शुक्राणु के आने का, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वैस डेफरेंस, जिसे शुक्र वाहिनी कहते हैं। शुक्र वाहिनी एक गंध रूपी पदार्थ ग्रहण करती है कहां? वोल्वोरिथ्रल और प्रोस्टेट ग्लैंड से, जिससे एक तरह से स्मेल प्रोडक्शन होती है। किसमें? सपम और किसके साथ? सीमन के साथ। तो जैसे ही सीमन बाहर निकलता है
तो वो किस रास्ते से बाहर निकलता है, तो यूरिनरी ब्लैडर के चलते वो किस रास्ते के बाहर आएगा, साथ में यूरेथ्रा, यानी ये यूरेथ्रा जो है मूत्र मार्ग, तो मूत्र मार्ग के जरिए सीमन क्या निकलता है आपका, बाहर निकलता है। और इसी यूरेथ्रा मार्ग में सीमन जब बाहर निकलता है तो यहां से क्या आता है, सपम। तो आपसे पूछ लिया जाता है अब कि आपके पास ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और ऑर्गन में कौन से हिस्से आपके प्राइमरी हैं और कौन से आपके सेकेंडरी है, ये भी याद रखोगे। तो जो आपके पास इस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी जो होता है वो सिर्फ एक ही माना जाता है। प्राइमरी जो आपके पास ऑर्गन है वो आपके पास क्या है, टेस्टिस। और ये जो टेस्टिस हैं आपको बताया था वृषण है ह्यूमन बॉडी की उदर गुहा के कहां होते हैं, बाहर होते हैं। तो उदर गुहा में कहां नजर आ रहे हैं आपको, बाहर, तो यानी एब्डोमिनल कैविटी में कहां होते हैं, ये बाहर होते हैं। पूछ लिया जाता है कि आपके पास एब्डोमिनल कैविटी के किस ओर होते हैं, ये बाहर की ओर होते हैं। और पूरी बॉडी से इनका जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री क्या होता है, कम। तो टेम्परेचर सेंसिटिव ऑर्गन भी है हमारे पास, कौन, टेस्टिस। ये प्राइमरी यानी प्राथमिक प्रजनन तंत्र कहलाते हैं ह्यूमन बॉडी के। अब बात आती है कि जिस आवरण में टेस्टिस घिरे होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, कि जो टेस्टिस के बाहर का ये जो आवरण है इसे हम क्या कहते हैं, सैक्रोटम। याद रखना कि जिसमें ये जो टेस्टिस बंद होते हैं उस आवरण को क्या कहा जाता है, सैक्रोटम कहा जाता है। यानी क्वेश्चन आता है कि वो जो सैक्रोटम है वो कौन सा हिस्सा है, यानी आपके पास प्राइमरी मैंने बताया टेस्टिस हैं और इसी टेस्टिस का काम क्या है, नंबर 1 जनन कोशिका का निर्माण करना, यानी यही जो टेस्टिस हैं ये नंबर 1 क्या करेंगे, जनन कोशिका का निर्माण करेंगे। और वो जनन कोशिका क्या है आपकी, सपम है, बता दिया मैंने। और नंबर 2 ये जो टेस्टिस हैं ये हार्मोन स्रावित करेंगे, टेस्टोस्टेरोन, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, टेस्टिस के द्वारा। और ये आपके पुरुष होने की ख्याति प्रदान करवाता है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। जैसे क्या है कि आपके जो दाढ़ी और मूंछ आने की प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट देता है, तो वो आपके पास पुरुष हार्मोन है, यानी पुरुष का लिंग हार्मोन कौन सा कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। और इसी तरीके से लेडीज के अंदर जो आता है वो कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन, और एक कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। तो ये दोनों किसके चलते हैं, लड़कियों के या औरत या स्त्री के चलते, और जो पुरुष लड़का या आदमी के चलते हैं वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। तो ये काम कौन करता है, ये सिर्फ टेस्टिस करती है, ये आपके पास प्राइमरी है। और द्वितीयक पूछ ले, यानी जो सेकेंडरी होते हैं, सेकेंडरी में क्या क्या आता है, नंबर 1 आता है सैक्रोटम, यानी नंबर 1 कौन सा आता है, सैक्रोटम। सैक्रोटम क्या होता है, अधिवृषण का क्या होता है, आवरण। दूसरी चीज क्या होती है आपके पास, शुक्र नलिकाएं। शुक्र नलिकाएं क्या होती है आपके पास, अभी बताया था, सेमिनिफेरस ट्यूबल। ये सारे के सारे द्वितीय प्रजनन तंत्र के अंग हैं ह्यूमन बॉडी के, यानी मनुष्य के, पुरुष के लिए। नंबर 3 आप याद रखोगे, शुक्र नलिकाओं से शुक्र अपवाही बनती है, याद रखना, वैस एप्रेंसिया बनती है, किसके चलते, शुक्र नलिकाओं के चलते। और इसके बाद नंबर जो 4 आती है वो आती है एपिडिडिमिस, अधिवृषण आती है। अधिवृषण के बाद जो आपका सपम जाता है वो कहाँ जाता है, शुक्र वाहिका में जाता है। और शुक्र वाहिका से आगे चलकर कौन सी जगह जाता है, शुक्राशय में जाता है। और शुक्राशय के साथ आपके पास फ्लूइड मिलता है, उसे कहां से, प्रोस्टेट ग्लैंड से। और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद यानी प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद ये किस रास्ते से बाहर निकलता है, ये निकलता है प्यारे बच्चों सीसन से बाहर, यानी सीसन के इस हिस्से से क्या निकलता है, बाहर निकलता है। तो ये आपके हुए प्राइमरी और सेकेंडरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ अंग माने जाते हैं, किसमें, पुरुष के अंदर। तो पुरुष यानी नर के जो प्रजनन तंत्र के जो प्राथमिक और द्वितीय हिस्से होते हैं, याद रखना। तो ओरिजिनल जो ह्यूमन बॉडी के अंदर यानी पुरुष के अंदर जनन अंग पाया जाता है वो कौन सा होता है आपके पास, टेस्टिस होता है। अगर कोई कहे सीसन, नहीं, ये जो लिंग है या पेनिस है ये आपके पास केवल और केवल है माध्यम है। ये माध्यम किसका है कि केवल जो सपम है उनको कहां तक पहुंचाना, मादा के उस हिस्से तक पहुंचाना जहां पर वो मादा के
अंडाणु के साथ क्या कर सके, निषेचन कर सके। तो पेनिस आपके सपम को सिर्फ बाहर निकालकर मादा के मैथुन अंग तक, मैटिंग ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। कहां? वैगिना, यानी ये सिर्फ वैगिनल तक जाता है, वेजाइना तक जाता है, और वेजाइना से आगे चलकर किसकी ओर प्रस्थान करता है? यूटेरस, यानी गर्भाशय की ओर। यानी जो आपके पास सपम को एक तरह से सकलन करेगा, यानी इजैक्यूलेशन बोलते हैं, कि आपसे पूछ लिया जाए कि सपम का जो बाहर निकलना है वो क्या कहलाता है, कि सपम जब इस सीसन से बाहर निकलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? इजैक्यूलेशन। यानी सपम का बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो सपम का जो बाहर निकलना है उसे हम क्या कहते हैं? इजैक्यूलेशन कहते हैं। और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? सखलन। यानी जो सखलन है ये आपकी विधि किससे होने वाली है? ये आपकी इस पेनिस यानी लिंग से होने वाली है। और जो आपके पास एक माध्यम या रास्ता है किसका? सपम के बाहर आने का, और कहां तक पहुंचने का? वजाइना के थ्रू गर्भाशय की ओर पहुंचना। और उस जगह एक दूसरे के साथ जो ओवम और जो सपम है वो क्या होंगे? फर्टिलाइज होने के बाद क्या देंगे आपके पास? जाइगोट, यानी निषेचन होने के बाद क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। और वो जाइगोट किस जगह स्थापित होता है? आपका यूटेरस में, यानी गर्भाशय में। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों हमारे पास ह्यूमन बॉडी के किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।